एक्टिविटी 10.1। तो सपोज़ कीजिए कि एक बॉक्स को आपको क्या करना है, तो धकेलना है। आप अकेले नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक फ्रेंड को बुलाया और तब आप इस बॉक्स को क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो हुआ क्या कि जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा था उस बॉक्स को मूव करने के लिए काफ़ी नहीं था। जब आपके दोस्त ने आपकी मदद की तो बॉक्स मूव होने लगा। अच्छा, एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि इसी बॉक्स को आप भी पुश कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी पुश कर रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। बॉक्स मूव करेगा क्या, तो ऑफ कोर्स कर सकता है। अच्छा, कब करेगा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए कि जिधर से ज़्यादा लगेगा उसी डायरेक्शन में मूव होगा। तो अगर इस केस में अगर ये बॉय जो है वो फोर्स अगर ज़्यादा लगा रहा होगा तो फोर्स ये बॉक्स जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इसके लगाने वाले फोर्स के जो है सो सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो इसी में देखना है ये कि टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हेवी लोड इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट वाला में है, और सेकेंड में है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में लगेगा तो दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है यानी कि वैल्यू जो होता है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और फोर्स का डायरेक्शन ऑलमोस्ट जो सामने लग रहा है फोर्स इस तरफ होगा। यहाँ पे अगर फोर्स का डायरेक्शन देखें तो इधर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए ग्रीन टी शर्ट जो पहने हुए ये लड़का अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 40 न्यूटन अगर लगा रहा है फोर्स, तो और वो अगर 30 न्यूटन लगा रहा है, तो टोटल इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, 70 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। और एक और बात कि इस जो बॉक्स है वो मूव जो होगा यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का, तो ये जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में यही दिया हुआ कि ट्राई टू पुश ए हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और ए बॉक्स। तो प्रयास कीजिए टेबल या बॉक्स को मूव करने का। यू माइट बी एबल टू मूव इट विद अ डिफ़िकल्टी। आप देखेंगे कि आपको मूव करने में कुछ टेबल तो जब हल्के रहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, और कुछ जब हेवी रहेगा तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकता है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट द सेम डायरेक्शन। अब केस फर्स्ट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप अपने दोस्त की मदद लेते हैं तो आप आसानी से इसे पुश कर पाएंगे। इट इज़ ईजियर मोर नाउ वाई। अब क्यों आसान हो गया, क्योंकि फोर्स अब क्या लग रहा है, आपके फ्रेंड और आपके द्वारा फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी अधिक है। इस कारण से ईजिली आप बोल सकते हैं कि बॉक्स या टेबल मूव हो सकता है। नाउ पुश द ऑब्जेक्ट अगेन बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अच्छा, एक दूसरा केस बताया गया कि आपको क्या करना है, उसी बॉक्स को अपने फ्रेंड को कहना है कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक दूसरे, जैसे ये सेकेंड जो केस बताया गया, इस केस को यहाँ पे बताया गया कि बॉक्स पर अपोजिट साइड से डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। तो अगर आप देखेंगे अगर मूव होता है तो आप ये नोट करना है कि किस डायरेक्शन में मूव होता है। विच वन ऑफ यू हैज़ अप्लाइड ए लार्ज फोर्स। ऑफ कोर्स जो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उनके फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग बॉक्स मूव करेगा। इफ़ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स ऑन इट द सम ऑफ टू फोर्सेस एंड ऑल्सो एक्ट ऑन द सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्स या इससे ज़्यादा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, जैसे इस केस को बताया जा रहा है, तो जो फोर्स होता है उसको नेट फोर्स कहते हैं, मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। वो दोनों फोर्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि ऐड हो जाएगा इस केस में। और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग विद आप बोल सकते हो कि दोनों जो फोर्स है उसके मतलब डायरेक्शन में होगा। अब दूसरे केस को यहाँ बताया गया है कि इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। यानी कि अगर दो फोर्स लग रहा है एक बॉक्स पर बट अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, जैसे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे में फोर्स का
कैसे नेट फोर्स निकलेगा? नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसमें से जो कम वैल्यू होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो लार्जर फोर्स होगा उस फोर्स के अलॉन्ग जो है फोर्स का डायरेक्शन होगा। इफ़ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज 0 एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अच्छा, अगर ये समझते हैं कि दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लग रहा हो तो ऐसे में ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे कोई डायरेक्शन भी नहीं बोल सकते कि हमें पता चल पाएगा, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं दिखाई पड़ेगा तो कहाँ से डायरेक्शन मिलेगा। तो ये रहा इस एक्टिविटी को हम लोग देखें। कंसिडर द गेम ऑफ टग वॉर वेयर इन द टू टीम्स exert force on a rope in opposite direction. The team that pulls harder moves the rope in their direction and wins. The rope may not move in situation when the two teams applied or put it with equal force. एक केस बताया गया है टग ऑफ वॉर का। टग ऑफ वॉर क्या होता है? एक रोप होता है। अब इस रोप को बहुत सारे पर्सन मतलब कि समझिए कि इस तरफ से खींच रहे होंगे, इधर से खींच रहे होंगे, और इसी तरह से सेम केस दूसरी तरफ से खींचा जाएगा। तो विनर कैसे डिसाइड होता है? जो इस रोप को सपोज कीजिए कि इधर से कोई ज़्यादा पर्सन है, ये अपनी तरफ खींच लिए, यानी ये सपोज कीजिए कि विन हो जाएंगे। जबकि अगर ये पूछा जाए कि अगर इक्वल फोर्स लगता है दोनों तरफ से, यानी कि ये रस्सी जो खींचने की बात है, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अगर लगेगा तो ऐसे में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो टग ऑफ वॉर गेम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो कैसे विनर डिसाइड होता है? जब इक्वल फोर्स रहेगा तब क्या होगा? ये दो केसेस इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया। दस टू फोर्स कुड बी इक्वल और अनइक्वल। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बताया गया कि फोर्स जो है वो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है दो, या अनइक्वल हो सकता है। यानी दो फोर्स हमेशा जरूरी नहीं कि बराबर होंगे, कोई बड़ा या छोटा हो सकता है। और जो फोर्स का स्ट्रेंथ है, यानी कि फोर्स कितना ताकतवर किसी चीज़ पर अप्लाई हो रहा है, ये किससे उसका एक्सप्रेस किया जाता है? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, जैसे कि 10 न्यूटन, 40 न्यूटन या 100 न्यूटन। ये कुछ फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हुआ। If the direction of magnitude of the applied force change, its effects also change. मतलब ये अगर फोर्स का जो डायरेक्शन लग रहा है अगर वो चेंज होता है तो इसका मतलब है कि फोर्स के कारण उस जो बॉडी पर इफेक्ट होगा वो भी उसमें बदलाव आएगा। अब ऑफ कोर्स आपने देखा कि सेम डायरेक्शन से लगेगा तो सम हो जाएगा, अपोजिट से लगेगा तो डिफरेंस हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट पर तो असर पड़ेगा ही। If the direction of magnitude of applied, it means force change, its effects also change. अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी इसमें बदलाव होगा, यानी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों से डिफरेंस हो सकता है। When more than one force act on an object, the net force on the object is due to the net force acting on it. मतलब ये कि जब एक बॉडी पर जब एक से ज़्यादा तरह का फोर्स लगता है तो अगर वो बॉडी क्या होता है अपने सिचुएशन को बनाए रख रहा है, इसका मतलब है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? उस समय 0 होगा। और साथ ही साथ अगर कोई उस पर इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल फोर्स उसके पैरेलल समझिए कि काम कर रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक सरफेस पर बॉक्स रखा हुआ है, तो एक सरफेस पर सपोज कीजिए कि अगर बॉक्स रखा हुआ है और ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा, एक जगह पे स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉक्स जो है अलॉन्ग अपने आप बोल सकते हैं कि बॉक्स जो है सो एक तो फोर्स लगा रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इसके अलॉन्ग आप बोल सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा होगा, जिस कारण से बॉक्स एक जगह पर स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का प्रभाव क्या होता है? इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन और टेस्टेड फोर्स बट वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो किसी ने आज तक फोर्स को देखा नहीं है और ऐसा कोई फिजिकल जो बोल सकते हैं कि इसका कोई स्वाद नहीं चखा है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड
by describing what happens when a force is applied on an object. ये तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब इसके इफ़ेक्ट को, जब इस पर क्या बदलाव हुआ वो देखा जा सकता है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर एक 10.2 करने को कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या, व्हाट कैन अ फोर्स डू। फोर्स अगर अप्लाई होगा तो इससे किसी बॉडी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक्सर्ट सम पुश और पुल फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ए बॉल, ए पीस ऑफ प्लास्टिसिन, ए स्प्रिंग, एन इलास्टिक बैंड। तो इसमें कहा गया है कि आप फोर्स जो है वो अलग अलग चीज़ों पर अप्लाई कीजिए, जैसे कि बॉल पर, ए पीस ऑफ प्लास्टिसिन पर और एक रबर बैंड पर। तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के उसमें चेंजेस आएगा। जैसे कि अगर बॉल पर आप हिट करते हैं तो बॉल क्या होगा, अगर रेस्ट में होगा तो मूव होने लगेगा। अच्छा, पहले से मूव होगा, तब आप अगर हिट करेंगे तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका लेंथ आप देखते होंगे चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका शेप साइज में चेंजिंग आ रहा है। ऐसे ही जो इलास्टिक बैंड है उसको भी अगर आप खींचते हैं तो स्प्रिंग की जैसा ही आप उसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू नोटिस। तो आप क्या इससे ऑब्जर्व करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट फोर्स कैन डू टू दीज ऑब्जेक्ट्स। तो आपको लिस्ट करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उस पर अप्लाई करने के बाद फोर्स और क्या इफेक्ट देखने को मिला। तो आपको 3 इसके लिए आप कॉलम बना सकते हैं कि एक तो आप नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा कि उस पर ऑब्जेक्ट पर जो किस तरह का पुश या पुल कर रहे हैं वो नाम लिख सकते हैं, फिर क्या उसमें चेंज आया, शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, या उसका पोजीशन चेंज होने लगा, यानी मोस्ट से आप बोल सकते हैं कि मूविंग से रेस्ट में आने लगा, या रेस्ट में था तो वो मूविंग होने लगा। इसका आप लिस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट फोर्स कैन। तो इन एक्टिविटीज़ के मदद से हम लोग, अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपको ये प्रूव होगा कि मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर कोई चीज़ें अगर होता है और उस पर जब फोर्स लगेगा तो वो मूव होने लगेगा, यानी वो गति में आ जाएगा। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो रेस्ट में आ सकता है, वो रुक सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले से अगर कोई चीज़ मोशन में है तब भी फोर्स ऊपर से लगा तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वो उसका स्पीड चेंज हो सकता है। स्पीड चेंज मतलब दोनों तरह का बात है कि अगर अलॉन्ग विद द फोर्स, अलॉन्ग विद द मोशन अगर लग रहा है या जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उधर ही लगेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा उसका स्पीड। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का शेप साइज भी चेंज होगा। पुशिंग, पुलिंग और एंड हिटिंग थिंग्स आर द वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स मूव। यानी कि कोई चीज़ को अगर पहले से रेस्ट में, उसको मोशन में लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको पुश किया जा सकता है, धक्का लगाया जा सकता है, पुल अपनी तरफ खींचा जा सकता है, हिट यानी जोरदार उस पर एक बोल सकते हैं फोर्स लग सकता है। ये सब तरीके हैं जिससे कि कोई रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो वो मोशन में आ सकता है। दे मूव बिकॉज यू अप्लाई अ फोर्स ऑन देम। ये मूव इसलिए होते हैं क्योंकि आप उन पर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी किक अ फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड विद आवर फुट, द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग। जैसे कि अगर फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, उससे जब आप हिट करते हो अपने फीट से तो ऑलमोस्ट वो क्या होता है, मूव होने लगता है। The football starts moving when it means a golf player club hits the ball moves। इस तरह से अगर आप देखें कि गोल्फ जो गेम होता है उसमें भी हिट करने पर क्या होता है, बॉल मूव होते हैं। तो आप ये दूसरे एग्जांपल को ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे। द ड्रॉअर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज यू पुल। जैसे देखिए ड्रॉअर है, इसको आप मूव करते हैं अपनी तरफ, यानी कि पुल कर रहे हैं, तो ड्रॉअर भी मूव होता है क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हेन यू पुश अ ट्रॉली इट मूव्स फॉरवर्ड। ऐसे ही देखिए इस ट्रॉली को जब आप क्या करते हैं, पुश करते हैं,
तो ये जिस डायरेक्शन आप पुश करते हैं उधर ही क्या होता है, मूव होता है। Thus a force acting on an object makes it move, यानी जैसे ही फोर्स लगेगा कोई बॉडी पर तब वो क्या होगा, मूव होने लगेगा। द ऑब्जेक्ट मूव इट इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में बॉडी भी क्या होता है, मूव होता है। अब एक एक्टिविटी कार्य करने के लिए जिससे कि ये प्रूव हो सके कि ए फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। किस तरह से कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर उस पर इंट्रैक्शन होता है, फोर्स अप्लाई होता है तो वो स्टॉप हो सकता है। तो उसके लिए एक्टिविटी 10.3 आपको करके देखना है। इसके लिए करना यही है कि आपको एक टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और ए कॉन्क्रीट फ्लोर। तो आपने करना है कि एक टेबल के टॉप पर, या आप बोल सकते हैं कि सिंपली नीचे फर्श पर एक बॉल लेकर के उसे मूव करना और दूसरे हाथ से उसको रोकना है। तो gently push a ball along the surface of a table. Does the ball begin to move? जैसे बॉल है उसको अगर आप पुश करते हो तो मूव होना स्टार्ट होगा। Push the ball again while it is still moving. जब वो मूव हो रहा है तो फिर से उसे पुश करते हैं तो क्या होता है, now place your arm in front of the moving ball. अच्छा, जब वो मूव हो रहा था तब फिर अगर पुश करते हैं तो क्या होता है, उसका मोशन चेंज होता है, यानी कि स्पीड वो बढ़ जाता है। अच्छा, अगर आप सामने से, फ्रंट से अगर उस तब अगर आप हैंड लगाते हो तो क्या होता है, वो स्टॉप होने लगता है। रिमूव योर इट मीन्स पाल्म एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट। आप जैसे उसको टच किया, हैंड से बॉल टच हुआ, बॉल सपोज कि यहाँ हैंड में जैसे टच होगा तो आप उसे हाथ तब रिमूव कर लेना, हटा लेना। डज योर पाल्म अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल? क्या बॉल पर आपके तलहट से, हाथ से क्या फोर्स लगा उस पर? तो ऑफकोर्स लगा। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? बॉल का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। what would happen if your palm hold the moving ball? अगर बॉल के सामने आप अगर हैंड को रिमूव नहीं करते, वहीं रहते, तो क्या होता, बॉल ऑफ कोर्स वो रेस्ट में आ जाता, रुक जाता। अब जैसे कि आप इस देख पा रहे होंगे कि गोलकीपर क्या कर रहा है, फुटबॉल को रोक रहा है अपने हैंड से होल्ड करके, यानी कि मोशन में पहले बॉल होगा और इस पर फोर्स अप्लाई हुआ जिस कारण से अब ये बॉल किस में आ गया, तो रेस्ट में आ गया। तो फोर्स लगने से मोशन में जो मतलब बॉडी होता है वो किस में आ सकता है, रेस्ट में आ सकता है, या उसका मोशन डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो जो एक्टिविटी उससे हम लोग ये अंडरस्टैंड किए कि जो फोर्स लगने से कोई मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इन अ फुटबॉल मैच अ गोलकीपर मूव्स इनटू द पाथ ऑफ अ मूविंग फुटबॉल to exert a pushing force on the ball to stop it. ऐसा ही फुटबॉल के मैच में होता है, गोलकीपर जो फुटबॉल आ रहा होता है गोल पोस्ट की तरफ, वो उसे रोकता है, होल्ड करता है। When a field in a cricket ground stop a moving ball, it is also example of type of it means effect. इसी तरह से जो फील्डर हुआ करता है क्रिकेट में, तो वो भी बॉल को क्या कर रहा होता है, रोकता है ताकि वो बाउंड्री के बाहर ना जाए। तो इस तरह से आप क्या देखते हो कि जो फील्डर है वो मूविंग बॉल को के ऊपर एक इंट्रैक्शन कर रहा है अपने हैंड के थ्रू, और वो उस बॉल को क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, रोक देता है, यानी कि फोर्स लगने से मूविंग बॉल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर बॉडी पहले से मूवमेंट में है, यानी मूविंग में है, तो अगर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या हो सकता है, उसके स्पीड को चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्पीड चेंज करने का देखिए, चेंज का मतलब दो बात है। तो चेंज का मतलब इंक्रीज होना भी हुआ और डिक्रीज होना भी हो सकता है। तो अब इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन से लग रहा है। अगर बॉडी मूव हो रहा है पहले से और तब इस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स बढ़ेगा। जबकि अगर सपोज कीजिए कि एक बॉल है जो मूव हो रहा है पहले से, ओके, अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा तो ये मूव हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, जबकि अपोजिट अगर लगेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग एंड फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इन दैन स्पीड of the object increase।
यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर और फोर्स लगेगा तो ऐसे में बॉडी का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए गस्ट ऑफ विंड कैन स्पीड अप ए सेल बोट। सेल बोट का मतलब होता है कि याच जो आप देखे होंगे कि बोट उस पर क्या होता है, बड़ा सा तिरपाल या बोल सकते हैं क्या कि कर्टेन जैसा जैसे लगा हुआ रहता है। तो अगर तेज विंड जो है यानी तूफान जैसा आप बोल सकते हैं, जब स्टॉर्म आता है तो इस कारण से सेल बोट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोर्स लगेगा सेल पर, आप बोल सकते हैं कि वो काफ़ी होता है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अच्छा, अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर विंड भी अगर ब्लो हो रहा, काफ़ी फास्ट अगर मूविंग विंड है, स्टॉर्म लाइक है, तो ऐसे में बोट का स्पीड तो काफ़ी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अ पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज दैट टुवर्ड नॉर्थ देन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल विल इंक्रीज लेस एफर्ट। मतलब ये कि बाइसिकल कोई चला रहा है और बाइसिकल नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो पता होगा डायरेक्शन का सेंस कि ये इस तरह से डायरेक्शन के सेंस को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये टॉप का हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ, इसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, बॉटम साउथ होता है और लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है और राइट हैंड ईस्ट होता है। तो अगर बाइसिकल सपोज कीजिए कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और विंड जो है वो भी अगर मूव हो रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ, ऐसे में बाइसिकल जो चला रहा होगा उसको लेस एफर्ट, बहुत कम जो है वो उसको प्रयास लगाना पड़ेगा साइकिल को मूव करने के लिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस कारण से उसका मोशन इंक्रीज हो रहा है, स्पीड उसका बढ़ता जाएगा। सिमिलरली, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन of the motion, then the speed of object will decrease and object will क्या कर सकते हैं कि de-accelerate। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है de-accelerate, इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड का चेंज होना बट निगेटिव चेंज होना, मतलब स्पीड बढ़ना नहीं बल्कि डिक्रीज होना। मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड घट जाएगा, कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मैन with the trolley has to go downhill. The trolley starts to move too fast and he needs to slow it down. To make the trolley slow down, the man must pull it. The pull force must in the opposite direction to the way the trolley is moving. Thus, a force in opposite direction slow the trolley down. अब देखिए इस पिक्चर को अगर अंडरस्टैंड करिए कि अगर ये पाथ जो है कुछ इस तरह का है, मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, कुछ इस तरह से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ट्रॉली भी क्या होगा, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ट्रॉली आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या करते हैं कि डाउनहिल में जब ये ट्रॉली आगे बढ़ रहा है तो इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये पर्सन क्या करेगा, फोर्स क्या सेम डायरेक्शन में लगाएगा, ऑफ कोर्स नहीं लगाएगा, ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ताकि जो ट्रॉली का जो स्पीड है वो क्या किया जा सके, उसको डिक्रीज किया जा सके, कम किया जा सके। तो आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप कि जब कोई मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो इससे उस मूविंग बॉडी का स्पीड डिक्रीज होता है, कम होता है। A force can change the speed of moving body, ये अंडरस्टैंड हो गया। देखिए एक इसमें कॉन्सेप्ट, एक डू यू नो का कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, इसका मतलब उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड ज़ीरो है। कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, स्टेशनरी है, इसका मतलब उसका स्पीड कितना कहेंगे हम लोग, ज़ीरो हुआ। एक और जानकारी डू यू नो में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ए बॉडी मे बी एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहता है या
आप बोल सकते हो मोशन में रहता है, तो फोर्स अप्लाई होने से उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब ये कि रेस्ट से मोशन में आ सकता है और वाइस वर्सा, मोशन में अगर होगा तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है फोर्स अप्लाई करने से। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी पहले से कोई बॉडी अगर मोशन में है तब फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन बदलता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, यू मस्ट हैव सीन द गैस फिल्ड बैलून फ्लोटिंग इन द एयर एंड सडनली इट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू विंड। आपने देखा होगा कि अगर गैस से भरा हुआ कोई बैलून है तो सडनली उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होना। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर विंड जो है वो फोर्स लगा रहा होता है, इस कारण से ऐसा होता है। इन दिस एग्जाम्पल द विंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बैलून विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बैलून्स, यानी कि हवा में पहले से जो बैलून था वो तो मोशन में था, लेकिन जो विंड का स्पीड है वो विंड ने क्या किया, उस पर एक्सर्ट किया फोर्स, जिस कारण से बैलून का जो डायरेक्शन है, मूविंग का डायरेक्शन है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। एज द एयर मूव्स इन द डायरेक्शन द बैलून टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो जिस तरह से विंड अपना डायरेक्शन बदलेगा वैसे ही बैलून भी आप बोलते हैं विंड के अलाउ वो डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। इसका मतलब है कि मूविंग बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो मूविंग बॉडी में क्या बदलाव आता है, उसका डायरेक्शन बदलाव आता है, डायरेक्शन में चेंजिंग आता है। इन अ क्रिकेट मैच व्हेन बैट्समैन हिट्स ए मूविंग क्रिकेट बॉल then the direction of the cricket ball change and it goes to another direction। तो अब देखेंगे क्रिकेट में कि जैसे ही बैट्समैन बॉल, जो मूविंग बॉल होता है, उस पर जब वो हिट करता है तो इससे क्या होता है कि बॉल का डायरेक्शन बदल जाता है। जैसे इस केस में अगर देखें कि बॉल जो आ रहा था वो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा था, इस पर बैट्समैन ने हिट करा और इससे बॉल का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो इससे फोर्स के लगने से उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो होता है, स्पीड का जो डायरेक्शन होता है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। Thus the direction of cricket ball has changed and it goes to the another direction. Thus the force applied by the batsman change the direction of moving cricket ball। तो ये एक्सप्लेन किया गया आपको कि किस तरह से जो है सो पहले से मूविंग जो बॉल है उस पर जब हिट किया बैट्समैन ने तो बॉल का किस प्रकार डायरेक्शन बदला। When we take a rebound, the game of carom, the direction of a strike change. In this case, the edge of the carom board exerts force on the striker। तो आपने देखा होगा कैरम बोर्ड में जब आप रीबाउंड लेते हैं तो रीबाउंड का मतलब क्या, जो स्ट्राइकर है उसको जब आप क्या करते हो, हिट करते हो, तो ये यहाँ इसके एज जो है, कैरम बोर्ड के जो एज है, उस एज पर ये जो स्ट्राइकर है वो टकराया और फिर ये वापस टकरा कर क्या होता है, आता है। यानी कि पहले से ये मोशन में, जब हम लोग हिट किया इस पर तो ये मोशन में आया और एज से, किनारों से जब ये टकराया तो यानी मोशन में पहले से था, अब इसका क्या हो गया, डायरेक्शन बदल गया। तो ये डायरेक्शन अगर हम लोग ठीक स्ट्रेट मारेंगे तब इस केस में सामने आएगा, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा भी अगर एंगुलर अगर हो, थोड़ा भी अगर एंगुलर हो तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, आपको ये इसका डायरेक्शन में चेंजिंग आ सकता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स जब किसी मूविंग बॉडी पर लगता है तो इससे उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाता है, जो ये दो एग्जाम्पल से आप लोगों ने स्टडी करा। एक एक्टिविटीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, एक एक्टिविटी है जिसका ए फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन, मीन्स शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि फोर्स अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बदल जाता है। डायमेंशन का मतलब यहाँ पर शेप या साइज उसका बदल जाता है। अच्छा, अगर ये देखिए कि डो मतलब आटा जो है उसका, ए लंप ऑफ डो का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आटा हुआ उसका गांठ जैसा हुआ, तो जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या हो रहा है, जिस तरह का शेप चाहेंगे वैसा दे सकते हैं। इसी तरह से क्ले जो मिट्टी, जब अगर वो मतलब कि ड्राई हो तो उसमें पानी मिलाकर वेट कर दें और उसके बाद जो जिस शेप में आप चाहें उस शेप में उसको बदल सकते हैं। और इसी तरह से तो आप बोल सकते हो कि जो क्ले से अलग अलग तरह के स्टैच्यू तैयार होते हैं, प्रतिमा या मूर्ति बनाए जाते हैं।
क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा था ऑब्जेक्ट पर, और इससे जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर डायमेंशन बदल सकता है। मतलब फोर्स अप्लाई करके हम लोग ऑब्जेक्ट का डायमेंशन यानी कि शेप साइज में बदलाव ला सकते हैं। स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसी एक्टिविटी 10.4 को हम लोग देखेंगे कि बाय प्रेसिंग अ लंप ऑफ डो विद योर हैंड्स। जैसे हम लोग आटा का जो मतलब कि गांठ है उसको आपको लेना है और उसको हैंड से क्या करना है, प्रेस करना है। बाय सिटिंग ऑन अ बाइसिकल सीट फीटेड विद अ स्प्रिंग। अच्छा, ऐसे ही अगर आप बात करें जो बाइसिकल पर आप बैठते हैं, अगर उस बाइसिकल के सीट में स्प्रिंग लगा हुआ है तो क्या आप देखते हैं कि स्प्रिंग जो होता है वो श्रिंक होता है, सिकुड़ता है फोर्स लगने से। बाय हैंगिंग अ वेट ऑन रबर बैंड, एक रबर बैंड में अगर आप वेट उसके साथ जोड़ दीजिए तो रबर बैंड में क्या देखते हैं आप, रबर बैंड जो है पहले मान लीजिए इतना छोटा था, जैसे आप इस पे वेट लगा दिए तो अभी क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और तो आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, फोर्स लगने से जो डायमेंशन होता है, शेप साइज होता है, वो ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। बाय पुटिंग वेट ऑन प्लास्टिक स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें कि बाय पुटिंग वेट ऑन प्लस, अगर आप देखिए कि दो ब्रिक ले लीजिए, दो ब्रिक ले लिए, इसके ऊपर के स्केल डाल दीजिए। अब इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप डालिएगा तो स्केल में प्लास्टिक जो है इसमें आप क्या देखेंगे कि नीचे की तरफ झुका हुआ आएगा, उसका जो स्केल का जो प्लास्टिक स्केल है उसके शेप साइज में आप चेंजिंग मतलब होता हुआ देख पाएंगे। तो इस सब केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और इस कारण से ऑब्जेक्ट का शेप या साइज यानी कि डायमेंशन में बदलाव आ रहा है। What happens when spring is stretched और pressed? क्या होता है जब स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच यानी कि खींचते हैं या प्रेस्ड करते हैं, यानी उसको पास लाने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। तो ऐसे में जैसे देखिए इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल जो है सो स्प्रिंग अभी है, अभी आप क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं। तो दोनों केस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इस केस में साइज बढ़ा और इसमें साइज क्या हो गया, घट गया। यानी कि जब हम लोग स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। एक्चुअल में साइज तो चेंज हुआ ना, यानी फोर्स लगने से बॉडी के शेप या साइज यानी डायमेंशन में बदलाव आता है। The application of force has caused the spring to increase or decrease its length. The force applied by the hammer on a small piece of aluminium has made it spread into thin foil which is known as aluminium foil. अब आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल यानी पत्थर जैसा एल्युमिनियम का जो होता है शीट जैसा बन जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि एल्युमिनियम सपोज कीजिए कि इस तरह का है, इस पर जब क्या किया, हैमर किया जाएगा, यानी जब उसको हिट किया जाएगा हैमर से, तो ऐसे में ये क्या होगा, एक शीट में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको एल्युमिनियम फॉइल कहेंगे, शीट के रूप में बदल जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर कि हैमर जो है उससे एल्युमिनियम जो आप बोल सकते हैं कि रॉड होगा उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, जिससे कि एल्युमिनियम फॉइल में वो चेंज हुआ, यानी कि वहाँ पर शेप उसका चेंज हुआ। तो द फोर्स अप्लाइड बाय हैमर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ एल्युमिनियम हैज मेड इट स्प्रेड इनटू फॉइल व्हिच इज नोन एज एल्युमिनियम फॉइल। सिमिलरली it means shapeless clay can be made into beautiful statue by applying force of the fingers। अगर हम लोग मिट्टी पर आप क्या करते हैं, फिंगर्स के मदद से जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो अलग अलग तरह के शेप में चेंज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल स्टैच्यू बना सकते हैं, प्रतिमा या मूर्ति बना सकते हैं। द स्टैच्यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, द शेप ऑफ नीडेड और वेट फ्लोर यानी कि डो चेंज ऑन प्रेसिंग विद रोलिंग पिन और बेलन टू मेक चपातीज। आपने देखा होगा चपाती यानी रोटी बनते हुए क्या होता है उस समय कि जो रोलिंग पिन है यानी कि बेलन जो है उसके मदद से जो आप बोल सकते हो क्या कि डो है यानी आटा जो है उसको प्रेस किया जाता है, जिससे कि आप कह सकते हो कि आटा जो है वो किस में बदल जाता है, चपाती में बदल जाता है। देखिए अभी भी हमसे गोल नहीं बन पाया चपाती, यानी कि रोटी बनाना आसान बात नहीं है ना।
वी अप्लाई सम फोर्स व्हेन वी प्रेस द डो विद रोलिंग पिन। तो बेलन से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं फोर्स, तो इस तरह से जो डो होता है उसका शेप साइज चेंज होने लगता है। द फोर्स में बी डिफाइंड एज पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शेप। फोर्स को यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि फोर्स पुश या पुल है, यानी कि आप बोल सकते धक्का देना या खींचना है। साथ ही साथ ये चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या हुआ, अब जैसे वॉल पर अगर आप फोर्स लगाओ, जरूरी नहीं कि आप वॉल को धक्का मार करके आगे बढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो, यानी टेंड्स टू चेंज क्या सब, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको आप क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन में ला सकते हो। सेम टाइम में अगर मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में ला सकते हो। तो इसका मतलब रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, ये आप कर सकते हो जब फोर्स अप्लाई करोगे। और फिर साथ ही साथ इसका क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो उसका हम लोग डायरेक्शन बदल सकते हैं, या फिर उसका किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसका हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। इस सब से हम लोगों ने देखा कि फोर्स को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट पर जो उसका इफेक्ट होता है, इससे पता चल पाता है कि फोर्स अप्लाई हुआ, उसका कितना मैग्नीट्यूड हुआ। ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, कम अगर फोर्स लगेगा तो ऑफ कोर्स कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कम इफेक्ट हमें मालूम पड़ेगा। जैसे आप देख रही इंटेंट ऑफ चेंजिंग जो पोजीशन होता है उसकी बात करें, वॉल को या डोर को जब आप क्या कर रहे होते हो, उस पर फोर्स लगा रहे होते हो, तो उसका केस है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स बेसिकली हम लोग फोर्स के इसमें टाइप्स की स्टडी करने वाले हैं। तो फोर्स को कैटेगराइज किया गया है दो क्लास में, एक तो पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मतलब ये हुआ कि जब फिजिकल, जब टच होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्टली, तो ऐसे केस में बोलेंगे कि वो फोर्स का कौन सा टाइप हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो वहाँ भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, और ऐसे केस में वो फोर्स का टाइप क्या कहलाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर आप इस केस में देखें कि यहाँ जो डोर है और इस पर्सन के हैंड के बीच क्या हो रहा है, तो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, और ये किस तरह का फोर्स हुआ, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हुआ। आपने मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को दूर करते हुए देखा होगा, वहाँ पर किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट। ऑफ कोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के टच किए हुए भी आप उसको दूर कर सकते हैं, अगर सेम पोल हो, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ पोल हो, ऐसे केस में। तो हम लोग डिटेल में कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसका क्लास में स्टॉप।